क्या है जो, तो ये इसलिए है कि मैं आपका जो मेन रोल है ना, जैसे आज हम करेंगे भी ये, अच्छा अभी अंजलि ने भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है। गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून। तो ये हाँ गुड अंजलि आफ्टरनून गुड, सर। हाँ गुड आफ्टरनून। तो मतलब ये क्या है कि हर चीज़ के जो भी कोई आपके सब्जेक्ट आएगा ना, उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता जाता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट इन योर कोर्स। ठीक है ना। अब जैसे ये इंग्लिश का ही है, इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन का मीन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। It is the way process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings। यही आपको बताया होगा, अभी पता नहीं, चलो आगे बताएंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जरूर पर्टिकुलर किसी हम सब्जेक्ट जो एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं। जब हम कोई भी बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो दैट इज द कम्युनिकेशन। और आपने देखा है कि जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि यही अभी आपका जो रूरल सोशियोलॉजी है ना, इसमें भी यही है। जो एक एक्सटेंशन एजुकेशन आता है, तो कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम्स हैं सारी हमारी। ठीक है ना। आप देखते हो ना, अभी कोई कोई आप चीज़ किसी को कोई कहते हो, तो वो उसको कैसे अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है ना। आप तो कुछ कहना कुछ और चाह रहे हो, वो कुछ और समझ रहा है। ठीक है। तो जैसे एक मैसेज है, अगर हम मैसेज, मैं जैसे आपको एक कन्वे कर रहा हूँ, अभी एक मैसेज मैं कुछ दे रहा हूँ, सपोज कर लो आपको कि आप जो आपके अपने पेरेंट्स को दे देना। तो आप उसको ठीक तरह से, जहाँ तो मैं कम्युनिकेट नहीं ठीक कर पा रहा, जहाँ आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। तो आप आगे जाके वो मैसेज कुछ और दे देते हैं अपने पेरेंट्स को। और ऐसे ही जब आपके पेरेंट्स किसी और से बात करते हैं, तो वो कुछ और जो एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर होता है उससे डेविएट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो एंड पॉइंट आएगा, जिसके पास बात जाएगी, तो वो सारा सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना। वो कुछ और ही बात समझ में उसके आते हो, इसीलिए हमारे ये डिस्प्यूट्स, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सारी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो इसी कम्युनिकेशन स्किल से ही बहुत सी चीज़ें जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। तो इसलिए ये आपके जो है ना सब्जेक्ट दिया गया, उसकी इम्पोर्टेंस ये है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि मैं आपको क्लैरिफाई करूं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि क्यों सब्जेक्ट है ये, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो अभी आपके और आए नहीं है अभी स्टूडेंट्स, तो का अभी जो आपकी बाकी क्लासेस हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ आप देख रहे हो उसमें? इसमें तो आप रेगुलरली अटेंड नहीं कर पा रहे ना। 4-5 ही आ रहे हैं बस। अच्छा, बस इतने ही आ रहे हैं। तो देखता मैं उनसे यस सर। बात करता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, वाई दे आर नॉट, आइदर दे आर नॉट हैविंग द इंटरनेट फैसिलिटीज, जहाँ कोई मोबाइल का है जैसे अभी आप तो मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो ना इसको, यू आर हैविंग मोबाइल और हैविंग लैपटॉप? मोबाइल सर। हाँ मोबाइल से, तो मोबाइल सर से मोबाइल। फिर इंटरनेट की स्पीड का भी बड़ा डिपेंड करता है, इंटरनेट स्पीड प्रॉपर हो। ठीक है ना। प्रॉब्लम्स तो है ऑनलाइन में, नो डाउट इन दैट। लेकिन क्या कि देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव भी तो कोई नहीं है ना, कि यही एक अल्टरनेटिव है कोविड 19 में, जो एक आपको ऑनलाइन स्टडी का अल्टरनेटिव दिया है। तो इसका आगे कोई अल्टरनेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि आइदर यू हैव दी वाईफाई कनेक्शन, ठीक है ना, जहाँ फिर आपके पास लैपटॉप हो, स्पीड उसमें प्रॉपर हो, क्लैरिटी हो प्रॉपर। तो यू हैव टू मतलब बियर विद दी जो सिचुएशन है उसके साथ आपको हालात के साथ समझौता करना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो इवन देन इट इज़ बेटर कि आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, ठीक है ना, सीखोगे अभी जो है इसमें। तो अगर हम बिल्कुल ही, क्योंकि ऑलरेडी आपका डिले हो गया था ये काफ़ी, क्योंकि इस बार आपका एडमिशन्स ही बहुत लंबी चल रही हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये आप देख रहे हो कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इफेक्ट। और अभी भी देख रहे हो कि कोविड जो है ये, इसका ये नहीं है कि एरेडिकेट हो गया है। अभी भी इसका आगे सेकंड जो वेव है, सेकंड फेज जो है वो फिर स्टार्ट हो गया है। बहुत से आप फॉरेन कंट्रीज में भी देख रहे हो, इंडिया में भी जो, जैसे ये राजस्थान है, एमपी है, ठीक है ना, और फिर ये आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, इसमें फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। पंजाब में भी कुछ केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब वी हैव टू टेक दी प्रोटेक्शन, जो प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी भी स्टिल इट इज़ देयर, इसमें पीक और दोबारा आने वाला है। तो मेरा यही आपको एडवाइस है कि यू मस्ट गेट योर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस। आप जैसे भी दो जो प्रोटोकॉल्स है कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क जरूर डालना है जहाँ भी कभी आप जाते हो, और हाथ जो है आपको धोने हैं, जो ये बार बार कहते हैं। तो अगर आप यही चीज़ें अडॉप्ट कर लो तो इससे भी आप काफ़ी मतलब उसमें प्रोटेक्टेड हो जाओगे। तो अभी जैसे आप टीवी पे देख रहे हो, मैं सर 2-4 मिनट लूँगा, फिर बाद में हम स्टार्ट करते हैं। अभी भी आप देखते हो कि वैक्सीन जो है इसके लिए, उसको भी अभी टाइम लगेगा। फिर वैक्सीन हमारे तक आने में, इसकी जो मेडिसिन है वो आने में, अभी सबको लगाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तब तक तो यही एक अल्टरनेटिव है कि हम मास्क डाल के रखें और सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में। जो अननोन पर्सन है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें तो आप आओगे कांटेक्ट में, लेकिन अननोन कई जगह पे जाते हो आप, जिसको आप जानते नहीं हो, तो यू कीप दी सोशल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी है आजकल के सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो टीवी में भी आ रहा है, बहुत सब जगह ही है, इन एनी मीडिया यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर भी अपील कर रहे हैं, एवरीबॉडी, तो इसके लिए जुर्माना भी कर रहे हैं कि अगर आपने मास्क नहीं डाला तो आपको ये फाइन होगा। जैसे अभी दिल्ली में जुर्माना कर दिया उसका कि 2000 फाइन होगा। और एमपी में मैं कल देख रहा था, वो एमपी में एक जगह है उज्जैन, मैं वहाँ पे रहा हूँ उज्जैन में, तो वहाँ तो उन्होंने 10 साल की जेल कर दी है, 10 years इम्प्रिजनमेंट, अगर आप मास्क नहीं डालते। तो मतलब इसकी सीरियसनेस इतनी है, ये कहने का मतलब है कि दिस इज सो मच सीरियस। गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है इसमें कि ये आगे फैले ना, ठीक है ना। तो ये था जो थोड़ा सा मेरा रहता है कि आपको मैं ये चीज़ें बताता रहूं, क्योंकि दिस इज़ माय प्राइमरी ड्यूटी, अदर देन कि आपको जो मैं सब्जेक्ट भी जो कराऊंगा, उसके एक्स्ट्रा आपको जो ये जनरल चीज़ें हैं, ये भी आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं, अगर आप देखो तो उस दिन मैं जो आपको करवाया था, दैट इज वाज एग्रीकल्चर हेरिटेज, ठीक है ना। ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है, जो अगर आप देखो तो थोड़े से जो आप लग कहोगे कि ये तो एग्रीकल्चर है ही नहीं है, ये एग्रीकल्चर साइंस नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा, क्योंकि इस बार डाले हैं ये इस बार नहीं, जो 2019 में डाले थे, आपके जो एक बैच आपसे आगे है 2019 में, ये कुछ इसमें डेवलपमेंट्स की हैं कि पहले ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, ठीक है ना। अब ये 2019 में डाले हैं, तो इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर हेरिटेज का मतलब यही है कि आपको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुई, एंशियंट टाइम में क्या थी, मतलब इसके क्या जरूरत पड़ी है, आप समझ रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है, स्टेट वाइज हम एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू कर दें। तो उनका ये कहने का मतलब है कि ये मैं कहीं और भी पढ़ रहा था कि जो आप में जैसे यंग जनरेशन है, तो आपको एटलीस्ट हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे जो पुराने सिस्टम है, ठीक है ना,
क्योंकि आपको नहीं, जो जो कुछ मैंने देखा है वो आपने तो देखा ही नहीं है, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी मेरी एज से छोटे ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं 68 का हूँ, तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 एज के होंगे। तो जो उन्होंने भी कई चीज़ें नहीं देखी जो मैंने देखी हुई हैं, तो आपने तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा हो कि देखी हो। तो मतलब ये होता है कि पुराना हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सिस्टम है, उसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल मॉडर्न चीजें ही देख रहे हो ना। मेरी आवाज आ रही ना आप तक? आर यू लिसनिंग मी ना? यस सर। हाँ यस सर। प्रॉपर। ये मैं आपको जनरल सब चीजें बताता हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो सब चीजें आपको बता रहा हूँ कि हमें जब तक पुराना हमारा कल्चर नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप तो मॉडर्न सिस्टम में हो, मॉडर्न सब चीजें देख रहे हो। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं जब बैंक में था 79 में मैं बैंकिंग में आया हूँ। बैंक जॉब मैंने ज्वाइन की है। मैं सिर्फ इसका पार्ट ही है जो सब्जेक्ट का जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस टाइम मैं जब बैंक में आया था, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं जब, और बैंक में इतना काम रहता है कैलकुलेशंस का, ठीक है ना, इंटरेस्ट देना होता है जो डिपॉजिटर्स होते हैं। तो हमारे पास एक कैलकुलेटर भी नहीं था उस टाइम, कैलकुलेटर होते ही नहीं थे, जिसको आज कैलकुलेटर आउटडेटेड होते जा रहे हैं। आपके तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर नहीं होता था, तो आप इमेजिन करोगे कि 79 में कैलकुलेटर भी नहीं था, और हम हाथ से ही सारे काम करते थे, ऐड करने के, इंटरेस्ट लगाने के, मल्टीप्लिकेशन के, सब काम हाथ से ही थे, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये ऐसा एक टाइम था, और आज मैं आपके सामने हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने तो कभी ये आइडेंटल कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि आप अपने घर पे बैठे होंगे, मैं अपने घर पे बैठा हूँगा, और हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है ना। मोबाइल से तो कर ही रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी जो आई है अभी रिसेंट कोविड-19 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें, आप पुरानी चीज़ों को बारे में बिल्कुल परिचित नहीं हो कि कैसा टाइम था वो, तो आज आप एक बड़ा मॉडर्न, एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई है हर फील्ड में। आप देख रहे हो कि हर फील्ड में कितनी टेक्नोलॉजी है। मैं तो इट्स वेरी हैरान होने वाली बातें ही हैं, ये इमेजिनेशन के बाहर हो जाती हैं। लेकिन आप तो उसमें हो, यू हैव रियर्ड, आपका तो पालन पोषण ही नई टेक्नोलॉजी में हुआ है, ठीक है। तो आपको जब तक पुरानी चीज़ों का नहीं बारे में पता चलेगा तो यू विल नॉट इमेजिन, ठीक है ना। आपको बताएगा कौन? जहाँ आपके पेरेंट्स बताएंगे, जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वही बताएंगे ना। और आप उस पे कुछ तो हंसोगे भी, और आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि ऐसी चीज़ें थी पहले। तो ये है कि आपने पुराने चीज़ को देखना है। ऐसे एग्रीकल्चर में जो है कि मैं पुरानी जो हमारी कैसी एग्रीकल्चर थी, एंशियंट एग्रीकल्चर की थी, और जो आज आप मॉडर्न एग्रीकल्चर देख रहे हो, तो वो कैसी है। उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, जो आज मॉडर्न एग्रीकल्चर आप देख रहे हो, और जो आज मॉडर्न आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो उसके भी है ना। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। आप जैसे +2 में कई बार पढ़ा भी होगा कि जो साइंस है उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन क्योंकि हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 1 मिनट में जरा फोन, हेलो। तो ये है, अगर तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं भी हूँ, मैं जैसे ये सब टेक्नोलॉजी जो है इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे को कोई नई चीज़ आती तो मैं सीखता हूँ। तो मैं इवन अपने बच्चों से भी कोई चीज़ पूछ सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई हेसिटेशन वाली बात नहीं है कि अगर पूछना है, क्योंकि अगर हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो हमें इसकी कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश यही रहती है जो है कि हम नई चीज़ को अडॉप्ट करें, उससे दूर ना भागे, ठीक है ना, उसको सीखने की कोशिश करें। तो ये था जो नटशल एक जनरल आपको एक एडवाइस, जहाँ आपके आप अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हो कि हम आप भी ये चीज़ें सब सीखो, ठीक है ना।
अब जैसे मैं हूँ, आप मेरे को देख रहे हो कि मैं बड़ी हर चीज़ की कोशिश करता हूँ, नई चीज़ सीखने की, ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। मोबाइल पे ये नहीं मैं कहता मैं आपसे ज़्यादा फास्ट टाइप कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये मैं लैपटॉप पे मैं नहीं काम करता था, मैं पीसी पे काम करता था, तो पुराना था, तो मैंने अभी लैपटॉप लिया और लैपटॉप पे मैं अब काम कर रहा हूँ। तो ये नहीं मैं कह रहा कि ये मेरे में कोई ये क्वालिटी है, ये एक सिर्फ करने का होता है कि एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मेरे को करना है ये काम। तो मैं वो मतलब हर आदमी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अगर हम ये अपने में हैबिट डालेंगे तो हम इन दी लॉन्ग रन हमें जरूर मतलब उसमें सक्सेस मिलेगी। और कभी ये नहीं होता कि हर जो इंसान है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप में भी बहुत पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो आप अगर आज से डिटरमिन कर लो कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, तो यू विल सर्टनली गेट इट। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप उसको हासिल ना करो, प्रोवाइडेड कि आप ऑनेस्टी से काम करो। आपकी इंटेग्रिटी में कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, आपकी जो डिटर्मिनेशन है उसमें आप कोई डिसऑनेस्ट नहीं होने चाहिए। आप अगर आप कर रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो तो पूरी लगन से करो, तो आप यू विल सर्टनली अचीव दी गोल। ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं होता, क्योंकि अगर हम नहीं कोई चीज़ हासिल कर रहे तो इसका मतलब कि देयर इज़ वीकनेस इन अस, हमारे में कमजोरी है, कोई सिस्टम में कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर आए। अच्छा, आपके पास एक चीज़ जो थोड़ा सा मेरे को बताओ कि जो कुछ लोग ये मैं जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके पास आपके कॉन्टेक्ट्स नंबर है कोई, जहाँ एक दूसरे को कोई जानते हो, जहाँ कुछ आप उनको कन्वे करो कि मैं, क्योंकि मेरे पास मैंने आपके सबको मतलब आप जैसे मैं 14 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैंने 7-8 को आपको ग्रुप में ज्वाइन किया है। तो इवन देन 3-4 लोग ही, मैं कल 5 थे जो अटेंड कर रहे थे। तो कुछ एक को तो उनके व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरे पास, तो उनको मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो अगर आपके कुछ हैं ऐसे कोई जानते हो कांटेक्ट में, नहीं तो मैं कॉलेज वालों से पूछूंगा कुछ ऐसा हो, क्योंकि नहीं तो वो पीछे वो क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे जहाँ उन तक कोई मैसेज नहीं कन्वे होगा। है कुछ ऐसा आपका कोई वो बाकी जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कोई नंबर है आपके पास? नो सर। अच्छा, ऐसा नहीं है नो ना। सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो मैं पता करूंगा। तो अभी हम अपने जो आप देखोगे आपका जो सब्जेक्ट है जो आज जो है क्या है वो सोशियोलॉजी, ठीक है ना, रूरल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी, ठीक है ना। और उसकी सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस इन एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब एक सोशियोलॉजी है, एक रूरल सोशियोलॉजी है। और फिर इसकी जो दोनों चीज़ें है सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी क्या महत्वता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन आगे जो लिखा है एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर आप सिलेबस में आपके देखो तो ये टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी की कैसे हम डिफाइन करेंगे, रूरल सोशियोलॉजी को कैसे करेंगे, देन इसकी मेन चीज़ है कि इसकी एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखो 3 वर्ड हैं, एक सोशियोलॉजी है, एक रूरल सोशियोलॉजी है और एक एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, यही है ना तीनों। तो सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका काम है, शायद मैंने आपको बताया भी था कि जितनी भी आप स्टडी देखते हो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक बाकी जो आपके स्ट्रीम्स हैं जैसे बीटेक है, बीकॉम है, ठीक है ना, बीबीए है, या जो भी बाकी बीए है, तो जो एग्रीकल्चर है ये इन दोनों में से एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जैसे हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और एक आप गुरु नानक यूनिवर्सिटी, इनके नाम तो आपने सुने होंगे ना, सुने हैं ना नाम, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तो शायद सुना होगा आपने नाम। यस सर। और यस सर। एक जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी है, और ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका कॉलेज एफिलेटेड है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से।
तो ये अदर देन ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हट के ये जो यूनिवर्सिटी हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, तो उसमें और जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट है जो मोटिव्स है। अब जो जनरल यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें दो तरह का ही काम होता है, एक तो एजुकेशन का, ठीक है ना, एजुकेशन, और एक रिसर्च। ठीक है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बाकी अदर देन एग्रीकल्चर, उसमें दो ही काम है जहाँ मतलब एक तो एजुकेशन है कि मतलब टीचिंग का काम, ठीक है ना, उसके साथ जो कॉलेज एफिलेटेड है वो टीचिंग का काम करते हैं और वहाँ भी टीचिंग होती है। और एक है कि जो अपना इसमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो एक काम है एक्सटेंशन एजुकेशन का, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन एजुकेशन का भी काम है। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो आपके ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो इसको मैं बता दूं, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है कि जो भी आपकी स्टडी है, जो आप अभी जैसे जो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर अभी आप पढ़ोगे, फिर जब आप डिग्री कर लोगे, तो अल्टीमेटली जो आपका एम है, जो आपका रोल है, ठीक है ना, जब जहाँ भी आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी तो आपका अल्टीमेट रोल क्या रहेगा, फार्मर्स को, फार्मर्स तक वो उस चीज़ को, जो भी आपकी एजुकेशन है वो फार्मर्स तक पहुँचे, ठीक है ना। फार्मर्स आपका टारगेट है, गोल है, कि जिनको आपको एजुकेट करना है फार्मर्स को। अब हमारे जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं, उन सब का जो रोल है वो यही है कि फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी, फार्मर को एजुकेशन देनी। आप तो एजुकेट हो ही गए, लेकिन आगे अल्टीमेट आपका एम टीच उनको, जो फार्मर्स है उनको देनी। तो इसको एक कहते हैं हम लैब टू लैंड प्रोग्राम। आप इसको लिखना है तो लिख लो, ये लैब टू, एक तो आप एक्सटेंशन एजुकेशन लिख लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट भी करा दूंगा, लैब टू लैंड प्रोग्राम, ठीक है ना। लैब टू लैंड का प्रोग्राम का मतलब कि जो चीज़ हमारी लैब में होती है, जो रिसर्च होगी, जैसे एग्रीकल्चर में जो भी रिसर्च हम लैब में करेंगे, यूनिवर्सिटी में करेंगे, वो लैंड में पहुंचे। लैंड मीन्स फील्ड में, फील्ड मीन्स फार्मर्स, ठीक है ना। तो ये मतलब लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है ये एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर आता है। और इसी एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर ही आपको मैं फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जब जैसे जैसे हम मैं आपके साथ एसोसिएटेड रहूँगा, तो मैं बताऊंगा कि ये जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के साथ डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से हैं, ठीक है ना, उन सब का जो मेन रोल है वो यही एक्सटेंशन एजुकेशन का ही है, कि फार्मर्स के पास कोई भी हम रिसर्च करते हैं। अब एग्रीकल्चर में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, नया सीड आया है कोई, ठीक है ना, नया कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो वो फार्मर्स के पास वो चीज़ पहुंचे, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन है, होती है। अब आपका यही है कि जो एक तो सोशियोलॉजी है और एक रूरल सोशियोलॉजी है, और फिर ये इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है ना। अब सोशियोलॉजी मींस जो आपको बताया था, सोशियोलॉजी का मतलब ही है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मींस जहां आप रहते हो, वही है ना, वही सोसाइटी है। आप जहाँ भी जहाँ रहते हो आपको सोसाइटी है। एक दूसरे के साथ आप जो इंटरेक्शन करते हो, एक दूसरे का आपका जो बिहेवियर है, आप उसको जो स्टडी करते हो, वो एक सोशियोलॉजी है, ठीक है ना। इंटरेक्शन जो एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं वो हमारी एक सोसाइटी की जब हम स्टडी करते हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी से मतलब भी हो गया कि रूरल पीपल्स जो हैं वो जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक उनका अपना कल्चर डेवलप होता है, तो वो रूरल सोशियोलॉजी है। और फिर इसका है कि जो सोशियोलॉजी, और ये जब हम सीख जाते हैं सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी जब हम पढ़ लेते हैं, तो फिर उसका एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या रोल है, ठीक है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन में यही रोल है कि मैं अगर अब मैं जो अगर किसी से मैं बातचीत कर रहा हूँ, किसी के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरे को उसकी मतलब उसका स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि वो किस स्टेटस का है। जैसे फार्मर्स है, ठीक है ना, अब आप तो ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर एक टेक्निकल आदमी हो,
और जो फार्मर है वो एक मतलब ये तो नहीं मैं कह सकता कि इलिटरेट है कि अनपढ़ है, लेकिन वो अपने एक फील्ड में एक्सपीरियंसड है, लेकिन वो आपकी टेक्नोलॉजी जो है उसको नहीं वो समझता। ठीक है ना। अब वो उसको समझाने के लिए आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, रूरल जो पीपल है उनको स्टडी करना पड़ेगा कि वो लोग किस तरह से चीज़ को समझें। अब ऐसे तो नहीं समझेंगे कि आप गए और आपने लेक्चर दे दिया जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मेरी समझ आ रही ना बात ये, यस है ना। सर। हाँ, जैसे मैं ये अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो अगर आप फार्मर को ऐसे लेक्चर दोगे तो वो तो आपको वो वहां से उठ के ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो ही विल नॉट मतलब अडॉप्ट योर दिस टेक्निक, आपका जो ये टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो बहुत बड़ा गैप है हमारे में, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं, हमारा तो इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मीन्स कि पहले आप उनको स्टडी करना है उनके सिस्टम को कि वो किस चीज़ को समझते हैं, क्या कैसे वो इस चीज़ को समझेंगे। जरूरी नहीं है कि वो लेक्चर से ही समझें। ठीक है ना, उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको, तो फिर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप उनको ऐसे ही थ्योरेटिकल बातें करते रहोगे, कहेंगे ये तो ऐसे ही है, इसका दिमाग ऐसे ही है, ये तो लेक्चर दे रहा है, करके तो कुछ दिखाया नहीं है। ठीक है ना। तो फिर आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये यही है सारी ये तीनों चीज़ें जो आपकी घूम रही हैं ये सब्जेक्ट में, तो ये यही रहेगी। ठीक है। सोशियोलॉजी, फिर रूरल सोशियोलॉजी, और फिर उसका रोल क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन में, ये इसलिए ये सब्जेक्ट डाला गया है। ठीक है ना। मैं आपको साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंस भी बताता हूँ कि क्या है ये, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले नहीं था कि मैं जो ग्रेजुएट थे वो कर लेते थे, लेकिन उनको बेसिकली नहीं ये पता चलता था कि जब उनको फार्मर्स के पास जाना है तो हाउ टू डील विद द फार्मर्स। जैसे आप ये रीचा जान रही होगी कि क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो अगर कोई जैसे मेरे जैसा आदमी जाके फार्मर्स के साथ ऐसे बातचीत करना शुरू कर देगा, तो वो तो कहेगा कि नहीं इस तो है, ये तो हमें कुछ ऐसे ही कुछ बता रहा है, हमें तुम्हारी तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो हमें उनके ही तरीके से बात करनी पड़ेगी, उनके लेवल के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। जैसे अब ये रीचा है तो वो हो सकता है कि कुछ हिमाचल वाली कुछ उनकी टोन हो, तो हिमाचल वाली लैंग्वेज बोलते हो। तो अगर मैं वहाँ पे जाके पंजाबी में ही वैसे बोलना शुरू कर दूँ, तो जहाँ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूँ, तो वो नहीं समझेंगे उसको। ठीक है ना। तो मेरे को कुछ उनके सिस्टम से बात करनी पड़ेगी। तो ये है, दिस इज द सब्जेक्ट एक्चुअल में जो आपका है। तो इसी के हम इर्द गिर्द घूमेंगे, बाकी तो वो थ्योरेटिकल चीज़ें रहती हैं। तो अभी हम इसमें जो अगर आप देखो तो हम इसमें तीन जो डेफिनेशंस हैं कि फर्स्ट इज सोशियोलॉजी, और फिर रूरल सोशियोलॉजी क्या है, और देन एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। पहले हम एक एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ऐसे मैं अगर लेक्चर दे के छोड़ दूं तो वही बात आ जाएगी ना, आप कहेंगे कि मैं हमारी तो वैसे आप समझ जाएंगे, लेकिन आप नोट नहीं कर पाओगे, आप रिप्रोड्यूस अभी नहीं कर पाओगे, तो अभी आप में वो हैबिट नहीं है लेक्चर सुनने की। ठीक है ना, आप तो बुक से पढ़ेंगे। और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाली जो बुक है, ये जो कल मैं आपको शेयर स्क्रीन करके बता रहा था, तो ये जो आपने कल फॉलो किया होगा एग्री मून। ठीक है ना, एग्री मून। एग्री मून पे आपने जाना है तो वहाँ पे गूगल में जाके उसमें सर्च करना आईसीआर की ई बुक्स हैं। ठीक है। आईसीआर की ई बुक्स जैसे मैंने कल किया था, तो वहाँ से आप ये इस पे है रूरल सोशियोलॉजी पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो बुक को, और डाउनलोड करके अपने मोबाइल से देख लो। अगर प्रिंट लेना चाहो तो उसका प्रिंट भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि दैट इज़ एक्सपेंसिव, तो आप वैसे उसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, उसमें काफ़ी इलेबोरेट रहेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में ये सब चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे है। तो अभी हम जो है ज़्यादा डीप, क्योंकि मैंने आपको सिग्निफिकेंस काफ़ी बता दी, ज़्यादा डीप ना जाते हुए जो भी रेलेवेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक्सटेंशन जो एजुकेशन है, ठीक है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है। अब दो वर्ड हैं, आप इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि
एक्सटेंशन एजुकेशन, आप पहले इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन लिख लो, और जो आप ऊपर जो टॉपिक है वो ये लिख लो कि डेफिनेशन, मतलब आप लिखो सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, sociology, SOCILOG, sociology and rural sociology, its definition and significance in extension education. ठीक है ना, ये मतलब है कि इसकी एक्सटेंशन एजुकेशन में सिग्निफिकेंस क्या है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं ये एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, जहाँ एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। तो मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, EXTENSION एजुकेशन, अब दो वर्ड हैं, एक तो एक्सटेंशन है और एक एजुकेशन है। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एक्सटेंड करना, स्ट्रेच करना, किसी चीज को बढ़ाना, यही होता है ना एक्सटेंड। ठीक है ना। एजुकेशन आपको पता ही है कि एजुकेशन क्या होती है। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब उस पॉइंट व्यू से लिखें, एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो आप इसमें लिखो कि द वर्ड एक्सटेंशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन वर्ड है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, LATIN, लेटिन वर्ड्स EX. The word extension is derived from the Latin word EX. EX पहले लिखो EX मीनिंग आउट। EX का क्या मतलब है, मीनिंग आउट। एंड जो टेंसियो, जो टेंशन है, TENSIO, एक्सटेंशन है ना, दो वर्ड हैं, एक इसमें एक्स है और जो दूसरा वर्ड है एक्स का मीन्स आउट, एंड TENSIO, दो वर्ड हैं, TENSIO, टेंशियो। टेंशियो मीन्स स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, टेंशियो मीन्स स्ट्रेचिंग। तो इसका क्या मतलब हो गया, स्ट्रेचिंग आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग आउट। दो वर्ड हो गए, एक वो हो गया अपना एक्सटेंसियो, एक्सटेंसियो मीन्स स्ट्रेचिंग, और एक्स मीन्स आउट, और बन के गया स्ट्रेचिंग आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है। द वर्ड एक्सटेंशन केम टू बी यूज्ड, द वर्ड एक्सटेंशन, ये वर्ड एक्सटेंशन कहाँ यूज हुआ सबसे पहले, द वर्ड एक्सटेंशन केम टू बी यूज ओरिजिनली इन USA, ओरिजिनली इन USA जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में आप जानते हैं, टू बी यूज ओरिजिनल ड्यूरिंग 1914, 1914, कितनी देर पहले आप देख लो, हाउ मेनी इयर्स बैक, इन ड्यूरिंग 1940, 1940 1914, विच मीन्स, उसका उसमें क्या मतलब था एक्सटेंशन का, विच मीन्स ए ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स, a branch of a university means a branch of a university for students who cannot attend the university proper. A branch of a university for students who cannot attend the university proper. जो अपना यूनिवर्सिटी को मीन्स, जैसे अभी मैं ये आपको एजुकेशन दे रहा हूं, तो दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है ना। ये एक्सटेंशन ही तो है कि अगर आप कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रहे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हु कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी प्रॉपर, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, in other words, the word extension signifies, in other words, the word extension signifies an out of school system of education. ठीक है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या मतलब हो गया, एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, कि जो स्कूल में ना पढ़ाई जाए एजुकेशन, आउट ऑफ द स्कूल जो पढ़ाई जाएगी, जैसे आप फार्मर्स को जाके पढ़ाते हो, तो दैट इज द एक्सटेंशन एजुकेशन, दैट इज नॉट इन द फोर वॉल्स ऑफ द रूम। जैसे आप अभी +2 की है, तो आप क्लास में जाते थे, तो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते थे,
ठीक है ना, तो दैट इज द एजुकेशन। और ये एक्सटेंशन एजुकेशन जो है दैट इज द आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर है, समझिए ना ये मेरी बात। यस सर। इट इज, हाँ ये बड़ा क्लियर मैंने आपको बड़े सिंपल वर्ड से बताया। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ये है कि विच इज नॉट इन द फोर वॉल्स ऑफ द रूम, इट इज आउटसाइड। तो यही है कि इन अदर वर्ड्स द वर्ड एक्सटेंशन सिग्निफाइज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। स्कूल के अंदर एजुकेशन नहीं है, ये बाहर है, फील्ड के अंदर। तो नेक्स्ट इज एजुकेशन। फिर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज। एजुकेशन का क्या मतलब है? इट इज, आप एजुकेशन की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज। आपके, जैसे मैं अभी आपको एजुकेशन दे रहा हूं तो आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। आप अभी आप दो काफी जो 10-15 मिनट में काफी चीजें आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो गई, आपके नॉलेज में चेंज आ गया, ठीक है ना। इट इज एजुकेशन, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड, ठीक है ना। चेंज इन नॉलेज, आपके नॉलेज में चेंज आ जाएगा, आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। एंड स्किल, एंड स्किल, आपकी जो स्किल है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, एंड स्किल्स आइदर इन ऑल, जहां ये सभी चीजों में चेंज आ जाएगा, आइदर इन ऑल, आइदर इन ऑल वन और मोर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आइदर इन ऑल वन और मोर ह्यूमन बिहेवियर। तो ये है, देखो ये एक्सटेंशन एजुकेशन है, इट इज दी प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन द नॉलेज। तो नॉलेज में क्या है? नॉलेज में आप लिख सकते हैं, नॉलेज का क्या मतलब? नॉलेज में थिंग्स नोन, नॉलेज का मतलब थिंग्स नोन, आप इसमें ब्रैकेट में लिख लो, नॉलेज का मीन्स थिंग्स नोन, जो चीजें आप जान गए। और एटीट्यूड का मीन्स, एटीट्यूड में थिंग्स फेल्ट, जो चीज आपने महसूस की, थिंग्स फेल्ट। एंड स्किल्स में ब्रैकेट में आ गया थिंग्स डन, थिंग्स डन। तो ये है, दिस इज दी मतलब एक्सटेंशन, और ये है एक्सटेंशन एजुकेशन। अब हम करेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आप सोशियोलॉजी में लिख लो जो डेफिनेशंस हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज दी, आप डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सोशियोलॉजी इज दी, फर्स्ट जो डेफिनेशन आप लिखो, ये जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है ये आप लिख लो, जो एक सोशियोलॉजिस्ट हुआ है उसका नाम है चितंबर, CHITAMBER। ये जो चितंबर ने डेफिनेशन दी है सोशियोलॉजी की, ही इज एन सोशियोलॉजिस्ट, CHITAMBER, चितंबर। उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में क्या लिखा है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो जितने भी लोग हैं, लोगों के बारे में उनकी स्टडी करना इन देयर ग्रुप रिलेशंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर ग्रुप रिलेशन, कि वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन देयर ग्रुप रिलेशन, एज सच, आगे लिखो, एज सच इट स्टडीज द इंटरेक्शन, एज सच इट स्टडीज द इंटरेक्शन विदिन, इट स्टडीज द इंटरेक्शन, हम एक दूसरे के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसको स्टडी करना। एज सच इट इज द स्टडी, as such it studies the interaction within and between group of people, within and between group of people। अब इसमें ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि विदिन का क्या मतलब है और बिटवीन का क्या मतलब क्या है। एक जो ग्रुप है, जैसे आपका एक ग्रुप है, आपकी एक क्लास है, ठीक है ना, 14 स्टूडेंट्स की, तो ये आपका एक ग्रुप है, और जो आप आपस में जो बातचीत कर रहे हो दैट इज विदिन, ठीक है ना।
अब जैसे रीचा बात कर रही है अमनदीप से, तो दैट इज विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप कर रही है। एक आपके दूसरी जैसे क्लास है, आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है ना, अब उसका एक उनका एक ग्रुप है। अब जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात करता है तो दैट इज बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है ना, दो ग्रुप्स के बीच में बात हो गई। और जब अपने ही ग्रुप में बात कर रहे हैं तो वो विद इन द ग्रुप हो गई, ठीक है ना। तो सोशियोलॉजी इस चीज को स्टडी करती है, ये चिदंबर की डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन आप और लिख लो, सोशियोलॉजी जो नेक्स्ट इज जो इसका डेफिनेशन है, दैट इज द सोशियोलॉजिस्ट मैक्स, MAX मैक्स, MAX WEBER वेबर, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस, सोशियोलॉजी इज द साइंस which attempts the interpretive, which attempts the interpret करते हैं ना, किसी चीज का जो मतलब बताते हैं, which attempts the interpretive, interpretive understanding of social man, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ही इज ए सोशल मैन। सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मैन। तो ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम वी विल टॉक अबाउट रूरल सोशियोलॉजी। अब हमारी जो मेन चीज है वो तो रूरल सोशियोलॉजी है ना। तो अब आप लिख लो रूरल सोशियोलॉजी, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी, ये रूरल सोसाइटी की साइंस ही। द लॉज, ये लिख लिया, रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। द LAWS लॉज, लॉज होते हैं जो कानून, जो नियम। द लॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, द लॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी, the laws of the structure and development of rural society in general can aid us, हमारी मदद करते हैं। in general can aid us in discovering the special laws, can aid us in discovering the special laws governing a particular society। ठीक है, तो आगे एक सिर्फ एक और डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इससे हम वी विल एंड अप। और ये जो सेकंड डेफिनेशन है, ये जो एक सोशियोलॉजिस्ट है उसने दी है, ये रूरल सोशियोलॉजी की, AR देसाई। A फॉर अमृतसर, R फॉर रेलवे, AR देसाई, DESAI। AR देसाई ने किया, उसने बड़ा क्लियरली इसमें लिखा है what he has told, what he has defined. Rural sociology is the study of, rural sociology is the study of sociological life. Rural sociology is the study of sociological life in rural setting. ठीक है ना, rural sociology is study of sociological life in rural setting to discover their conditions, and tendencies, to discover their conditions and tendencies, and to formulate principles, सिद्धांत, PRINCPLES। प्रिंसिपल वो नहीं आपके जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो PL से होता है, ठीक है ना। एंड टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेस। तो मतलब क्या है कि उसने कहा कि रूरल सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल लाइफ इन रूरल सेटिंग। जो रूरल सेटिंग की सोशियोलॉजिकल लाइफ है उसको स्टडी करना है ना। सेटिंग टू डिस्कवर देयर कंडीशंस एंड टेंडेंसीज
एंड टू फार्मुलेट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेस, और फिर उनकी तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए उनके प्रिंसिपल्स बनाना, फार्मुलेट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत बनाने, ये एक रूरल सोशियोलॉजी है। तो अभी हम यही करेंगे। आगे आपका जो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस है विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। धीरे धीरे आपको, क्योंकि आज इतना ही बड़ा है कि आप समझें कि एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ठीक है ना। मैंने बड़ा सिंपल वर्ड में मैं सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये कर रहा हूँ, कि अगर नहीं तो सीधा ही मैं आपको बोल दूँ तो आप यू विल गेट बोर्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना कि सोशियोलॉजी क्या, एक्सटेंशन क्या है, फिर एजुकेशन क्या है, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, ठीक है ना। और फिर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है ये मैंने आपको बताया। फिर कि इसका जो रोल क्या है, ठीक है ना, अपना जो फार्मर्स के लिए इसका क्या एक्सटेंशन एजुकेशन होती क्या है। और फिर सोशियोलॉजी क्या होती है, वह डिफाइंड दी सोशियोलॉजी। फिर है इसका कि व्हाट इज़ दी रूरल सोशियोलॉजी। और फिर ये देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है ना, इसका स्कोप क्या है। तो ये था इन नटशेल, जो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको पूछना हो, एनी क्लैरिफिकेशन यू रिक्वायर, तो आप यू कैन आस्क मी, है ना। तो ठीक है, ओके देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, है ना। मैं यहाँ आपकी क्लास अभी ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ ओके, अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका थैंक ये यू लेक्चर सर। जो है ना। हाँ ओके, थैंक यू।